लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया बैच शुरू करने जा रहे हैं आज से हम लोग। थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं और तब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समय हम लोगों का 6:30 है। 6:30 से 8 लगभग 1 आवर और 30 मिनट, 1.5 घंटे का हम एक स्टैंडर्ड समय लेके चलेंगे। जरूरत के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस हो सकता है। नया टॉपिक नए दिन शुरू होगा हमेशा, तो उस वजह से हो सकता है किसी दिन क्लास 1 घंटे में भी खत्म हो जाए और किसी दिन 2 घंटा भी चले, तो ये टॉपिक के अकॉर्डिंग वेरी होगा। स्टैंडर्ड समय हम लेके चलेंगे 1.5 घंटे का। लगभग 5 महीने का स्टैंडर्ड समय हम लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत इसमें भी प्लस माइनस की गुंजाइश है जरूरत के अनुसार। जो ये बैच होगा इसमें हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी तीनों का सिलेबस कवर करेंगे। बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कुछ कम चीज़ें हैं सिलेबस में, यूपीएससी में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं। हम तीनों को कवर करेंगे यहाँ। बीपीएससी में सेकेंड पेपर में कुछ टॉपिक बीपीएससी स्पेशल पढ़ने होते हैं, उनकी भी चर्चा होगी अलग से। इसके साथ साथ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां जीएस में लोक प्रशासन को कंपलसरी किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सेक्शन भी यहां से कवर हो जाएं। राजस्थान, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट ऐसे जहां जीएस में लोक प्रशासन को जोड़ा गया है। तो इसी बैच में हमारा प्रयास होगा कि हम इनको भी कवर कर लें। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन का जो सिलेबस है, अगर सही तरीके से हम ये सिलेबस पढ़ते हैं तो एसए में भी हमें बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट कहा जाए कि लोक प्रशासन के स्टूडेंट्स को एसए की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उतना ब्रॉड एस्पेक्ट में लेंगे कई टॉपिक जो कि निबंध से जुड़े हुए टॉपिक हैं, कि एसए की तैयारी भी यहीं से हो जाए आपकी। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, जो कि जीएस के महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। और आप जानते हैं, हम भी आगे बात करेंगे कि इन सब में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। जितनी चीज़ें यहाँ कवर हो सकती हैं हम कोशिश करेंगे कि वो
इसी में आपके साथ कवर कर ली जाए। तो कहने का मतलब कि हम केवल लोक प्रशासन नहीं पढ़ेंगे, लोक प्रशासन के साथ और बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोक प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, हम उनको भी यहाँ आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबके सेपरेट बैच भी, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने अनाउंस किए हैं। गवर्नेंस का आज शुरू हुआ है। एथिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट में का भी हम 1-2 दिन में शुरू करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे बैच हमने अनाउंस जरूर किए थे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन के गैप पे, ताकि इजीली आप लोग भी जुड़ पाएं और कवर कर पाएं। तो गवर्नेंस का आज बैच शुरू हुआ है, पबेट का शुरू हो रहा है, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी सेपरेट बैच हैं जिनमें हम डिटेल वो सारी बातें कर रहे हैं। जीएस के लिए जितनी आपको ज़रूरत है, आप में से कई लोग उन बैचेस को भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी अगर चाहें तो अलग से ज़रूरत है तो कर सकते हैं। जितना यहाँ संभव है हम कोशिश करेंगे चीज़ें कवर कर पाने की। लगभग क्या वीक में 5 दिन हम लेके चलेंगे, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास होगी। एक सामान्य प्रवृत्ति होगी कि वीक में 5 दिन हम लोग क्लास करेंगे। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये भी प्लस माइनस हो सकता है, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश हमेशा रखनी होती है परिस्थिति के अनुरूप। हाँ, लेकिन जो एक सामान्य हम लोगों की प्रवृत्तियां होंगी उनको जानना जरूरी है। आज और आज से अगले कई दिन तक इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, कैसे पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे, लोक प्रशासन का सिलेबस क्या है, जीएस में लोक प्रशासन का महत्व क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं लोक प्रशासन से जुड़े हुए, लोक प्रशासन का नेचर क्या है, क्या सोर्स होंगे पढ़ाई के। तो कहने का मतलब कि लोक प्रशासन शुरू करने के पहले उससे जुड़ी जितनी जरूरी बातें जानना चाहिए आपको, अगले कुछ दिन में हम सबसे पहले उन चीज़ों पे आपसे चर्चा करेंगे, और तब उसके बाद फिर हम सिलेबस पे आएंगे, एक एक करके टॉपिक की शुरुआत होगी। तो शुरू करते हैं क्लास। स्लाइड प्लस बोर्ड प्लस इंटरनेट, गूगल, तीनों का मिश्रण चलेगा क्लास में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंगे, बोर्ड पे लिखूंगा भी मैं जहाँ ज़रूरत है, और प्लस साथ साथ जहाँ इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो हम साथ ही साथ गूगल भी यूज करेंगे। कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट हमें इंटरनेट से लेनी हैं, तो इस तरीके से मिक्स क्लास चलेगी। स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास होगी। तो लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों है, कैसे है, स्क्रीन पे आप देखेंगे। सबसे पहली बात, क्लियर है सबको स्क्रीन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्राइटनेस ठीक है? ब्लर तो नहीं हो रही है पिक्चर? सारी चीजें एकदम ओके हैं सबको? ठीक है।
तो यहां देखिए स्क्रीन पे लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय, और ओवरऑल यहां एक स्लाइड है आपके सामने जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय का महत्व क्या होता है, क्यों हम इसे एक बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कह रहे हैं पब्लिक एडमिशन को। उसे जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या महत्व है यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में, जहां जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी विद्यमान है। अगर यूपीएससी की बात करें तो आप देखिए 1750 अंकों की मुख्य परीक्षा है, जिसमें 1000 नंबर का जीएस है, 500 का ऑप्शनल है 500 और 250 मार्क्स का ऐसे है। अब आप मार्कशीट उठा के देखें, जिन लोगों ने मेंस दिया है उनकी यूपीएससी की रिपोर्ट्स देखें कि कितने नंबर मिलते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर का एग्जाम है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो लोग परीक्षा में शामिल होते हैं कितने नंबर उन्हें मिलते हैं। तो यहां लिखा है स्क्रीन पे प्राप्तांक एवरेज। आप देखें तो जीएस में प्राप्तांक है 325 से 350। इवन जो टॉपर्स हैं, टॉप 10 टॉप 20 की भी मार्कशीट्स आप देखें तो ऑन एन एवरेज यही प्राप्तांक है, 325 से 350। कहने का मतलब 32% से 35%। और ऑप्शनल देखिए आप, ओवरऑल एक जनरल हम बात कर रहे हैं, 500 नंबर का ऑप्शनल है और यहां जितने नंबर मिलते हैं प्राप्तांक, उनका आप एवरेज देखें तो वो है 270 से 325। ये बात आपको जानना और दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है हमारे लिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। क्योंकि जब तक हमें अपने काम का महत्व ही पता नहीं होगा तब तक उस काम में जितनी हमें डेडिकेशन चाहिए है, जितनी गंभीरता चाहिए है, वो कभी नहीं होगी। तो 500 में से अगर औसतन नंबर मिल रहे हैं 270 से 325, कहने का मतलब आप परसेंटेज निकालें तो 54% से 64%। वैसे देखने में बड़ा लगता है जीएस, 1000 नंबर का जीएस है तो लगता है अरे रोल उसका ज्यादा है। ऑप्शनल 500 नंबर का है, उसका रोल आधा है। देखिए जनरली यही दिमाग में हम सोचते, यही दिमाग में चलता है। हम वहां ये नहीं देखते कि जीएस में नंबर कितने मिल रहे हैं और ऑप्शनल में नंबर कितने मिल रहे हैं। जीएस में नंबर मिल रहे हैं 32 से 35%, कितना भी
पढ़ लीजिए, 1.5 साल जीएस पढ़ते हैं आप लोग, और देखिए नंबर कितने मिल रहे हैं। और ऑप्शनल में नंबर मिल रहे हैं डबल, 54% से 64%। मतलब अब देखिए कि किसका कितना रोल है आपके परीक्षा पास करने और पास नहीं करने में। 2013 से जब से ये नया पैटर्न आया, ऑप्शनल 2 की जगह 1 हो गया, जीएस में 2 की जगह 4 पेपर हो गए, तब से इस तरह की टेंडेंसी बन गई या बना दी गई आप लोगों की कि जीएस का रोल ज्यादा हो गया। डबल 1000 नंबर का जीएस है, ऑप्शनल 500 नंबर, और अगर इतनी एनालिसिस नहीं करें तो बिल्कुल सामने तो यही बात है कि हाँ ऑप्शनल 500 नंबर का है, जीएस 1000 नंबर का है। लेकिन थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करें तब पता लगता है कि जीएस में 1000 में से जितने नंबर मिलते हैं, ऑप्शनल में 500 में से उतने नंबर मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से, इस एंगल से आप सोच के देखिए कि जीएस का रोल कितना है आपकी सफलता में और ऑप्शनल का कितना रोल होगा आपकी सफलता में। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी ऑप्शनल के साथ आपको दोयम दर्जे का, सेकेंड ग्रेड का व्यवहार नहीं करना है कि अरे ये तो 500 नंबर का है, जीएस 1000 नंबर का। बिल्कुल नहीं। नंबर आधे हैं लेकिन रोल दुगना या उससे कहीं ज्यादा है आपके परीक्षा पास करने। तो बहुत सीरियसली, बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हमें अपना ये काम करना है। आप यूपी पीसीएस की स्थिति देखें तो 200 नंबर के 2 पेपर होने हैं ऑप्शनल के, तो 400 नंबर। जीएस के 4 पेपर हैं, वहां 200 नंबर के, तो अंतर बस इतना है कि यूपीएससी में 250 मार्क्स का एक पेपर है और यूपी में 200 मार्क्स का एक पेपर है। रेशियो लगभग वही पाएंगे आप। ऑप्शनल और जीएस प्राप्तांक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जो यूपीएससी, मतलब यहां भी महत्व उतना ही। बीपीएससी में देखें आप, 3 पेपर होने हैं 300 नंबर के, एक उसमें आपका ऑप्शनल है 300 मार्क्स। बाकी 2 पेपर जीएस 300 नंबर। तो ऐसे में तो हर जगह देखने में लग रहा है कि ऑप्शनल से डबल जीएस है। 300 का ऑप्शनल, 600 का जीएस बीपीएससी, 400 का ऑप्शनल, 800 का जीएस यूपीपीसीएस, 500 का ऑप्शनल, 300, 400, 500, 1000 का जीएस, मतलब डबल। लेकिन ये तो पूर्णांक है, प्राप्तांकों की बात करें कि कितने नंबर मिल रहे हैं, तब हमारी वास्तव में कुछ कहें कि आई ओपनर, या तब आंखें खुलती हैं कि अरे अब नंबर किस में कितने मिल रहे हैं। बीपीएससी में 300 में से 200 प्लस नंबर बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं, ऑप्शनल में सही ढंग से पढ़ लिया हमने। यूपीपीसीएस में 400 में से 270, 280 नंबर लाए जा सकते हैं अगर सही तरीके से हमने पढ़ा है। यूपीएससी की हम बात ही कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 270 से 325 नंबर ऑप्शनल में लोगों को मिलते हैं। तो इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शनल पढ़ना है। 2 लाइनें लिखी हैं यहां मैंने कि विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है,
बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उस विषय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हर ऑप्शनल में लोगों को 200 नंबर भी आते हैं, हर ऑप्शनल में लोगों को 270, 280, 300 नंबर भी आते हैं। फर्स्ट टॉपर मार्कशीट आई है, आपने भी देखी होगी मार्कशीट, 295, 295 के आसपास नंबर हैं फर्स्ट टॉपर जो इस बार के हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को आए हैं तो सबको आएंगे, 200 भी आते हैं, 220 भी आते हैं, हाँ, लेकिन एक को आए हैं तो सबको आ सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में कमोवेश देखिए आप यही स्थिति होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अक्सर कम नंबर आ जाते हैं, परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, दोष सब्जेक्ट को देने लगते हैं, दोष मीडियम को देने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि दूसरे को कितने नंबर आए हैं। अगर किसी दूसरे को 300 आए हैं, हमें 300 नहीं आए, तो गलती सब्जेक्ट की है, गलती हमारी है। तो हर सब्जेक्ट में कोई ये गारंटी कुछ नहीं है कि आप फला सब्जेक्ट लेंगे तो 300 प्लस ही आएंगे और फला सब्जेक्ट लेंगे तो 200 या 180 आएंगे। हर सब्जेक्ट में 200 भी आते हैं, 180 भी आते हैं, और हर सब्जेक्ट में 270 प्लस भी आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आगे कई मार्कशीट देखेंगे कि कैसे 260, 270 प्लस मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को आ रहे हैं। और अगर एक को, दो को आ रहे हैं, मतलब आप सबको, किसी को भी आ सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर, आपके हाथ में होता है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वही सब्जेक्ट आपको सफलता भी दिला सकता है, और हो सकता है कि आपने सही तरीके से व्यवहार नहीं किया तो सब्जेक्ट में आप उतना बेहतर ना भी कर पाए। आगे बढ़ें। थोड़ा सा ये बात भी जानना जरूरी है। यहां हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल मतलब मेंस, मुख्य परीक्षा। तो ये बात यहां जानना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य या पर्पस क्या होता है। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या होगा। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी विद्यार्थी में इस बात का पता लगाना है, इस बात का पता लगाना नहीं है, ध्यान देंगे इस बात पे, कि उसके पास किसी विषय की कितनी ज्यादा जानकारियां हैं। कुछ फैक्ट कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये उद्देश्य नहीं होता मुख्य परीक्षा का। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखी हैं ये बातें। और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, ये चीजें प्रीलिम्स में हो गई हैं कि आपके पास कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपकी याद करने की, आपकी रटने की क्षमता कितनी है, इनकी जांच हो गई है। देखिए प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है। वह अपने विषय को कितनी गहराई से समझता है। तो यह समझ की जांच है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट के बारे में। यह आपकी बुद्धि, आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच है। ये ना रटने की जांच है, ना इंफॉर्मेशन की जांच है मेंस में। इसीलिए जो एनालिटिकल पावर होती है या विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। देखिए आप,
जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए, कम से कम 10-20 कोचिंग और टीचर आपको मिल जाएंगे जो जीएस पढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी ऑप्शनल में आप देखिए मुश्किल से 1-2-3 से ज्यादा टीचर नहीं मिलेंगे आपको। वो अच्छे टीचर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कारण यही है कि यहां हमें एनालिटिकल पावर चाहिए, यहां हमें सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज चाहिए है, और आपसे भी यूपीएससी उन्हीं चीजों की अपेक्षा करता है। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां कलेक्ट कर लेना, रट लेना, उन सब की नहीं। हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। देख लें, आपके सामने अंतर होगा। जीएस कितने कोचिंग, कितने टीचर, ऑप्शनल कितने कोचिंग, कितने टीचर। किसी भी ऑप्शनल में देखिए आप मुश्किल से मैक्सिमम आपको मिलेंगे 2-3 मैक्सिमम अच्छे टीचर। लेकिन जीएस में कम से कम 20-50 कोचिंग मिल जाएंगे आपको, उतने टीचर मिल जाएंगे आपको। तो हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम यहां जो बात करेंगे वो एनालिसिस पे फोकस होना चाहिए। मीन्स में पावर एनालिटिकल होनी चाहिए। ये चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, हर जगह मेंस का पर्पस यही है कमोबेश रूप में। तो मुख्यतः हमें ऑप्शनल पढ़ते समय इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। और इवन ऑप्शनल नहीं, हम आपको सलाह देते हैं कि जीएस भी जब आप पढ़ते हैं तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। जीएस के लगभग 2 पेपर तो मैं ही पढ़ाता हूँ। जीएस 4th पेपर एथिक्स में पढ़ा रहा हूँ। जीएस 2nd पेपर में आईआर को छोड़ के बाकी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। जीएस 3rd पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी। तो 2 से ज्यादा पेपर तो मैं ही पढ़ाता हूँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ इसी बात की। आप भी जहां जीएस पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, तो ये ओवरऑल बात है मुख्य परीक्षा का उद्देश्य। तो केवल हम ये ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल मुख्य परीक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अभी चूंकि हम यहां ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो इसलिए उस संदर्भ में चीजें देखी जा रही। तो हमेशा ऑप्शनल में इस बात को ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ें। और एक महत्वपूर्ण बात यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखी है। जी, सारे लोग अपने ऑडियो म्यूट कर लीजिए। प्रश्न पूछने का जब होगा टाइम तब अपने ऑडियो आप ऑन करेंगे और फिर पूछेंगे। अभी सुनिए बात को ध्यान से। कंटिन्यूटी मेरी भी ब्रेक हो जाएगी तो मैं क्या बताना समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान हट जाएगा। और आप भी तो इसलिए अभी किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो, अपने माइक बंद करके रखिए सारे लोग। देखिए आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में और एक बड़ी महत्वपूर्ण जरूरी बात जिस पर ध्यान रखना जरूरी है, ऑप्शनल का लेवल क्या होगा। अब हम ऑप्शनल पे आ रहे हैं। ऑप्शनल का लेवल क्या होगा यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन किया है, आपको यह जानना चाहिए। ईमानदारी से सोच के देखिए, आप में कितने लोग हैं जब परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो ढंग से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं? बहुत कम लोग। और मैं उसी में लिखी ऐसी जरूरी बातें बता रहा हूं कि आप अगर उनको ध्यान से पढ़ लें तो अरे लगे कि अरे यूपीएससी ने तो एक एक चीज बड़ा क्लियर, बड़ा खोल के अपने नोटिफिकेशन में लिख दी है कि वो आपसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है, किस बात की जांच करेगा वो आप में, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू। क्या प्रश्नों का लेवल होगा, क्या नेचर होगा, सब कुछ यूपीएससी बड़ा क्लियर करता है अपने नोटिफिकेशन। अगर यूपी और बिहार नहीं भी करें क्लियर तो हमें यह यूपीएससी यहां एक मार्गदर्शक के रूप में दिखता है कि जो यूपीएससी की अपेक्षाएं हैं कमोबेश रूप में यूपी और बिहार की भी अपेक्षाएं वही। तो मैं कॉमन बात कर रहा हूं अभी आपसे सबके लिए। देखिए यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 6 तथा 7th के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात
ग्रेजुएट से ऊपर, स्नातक डिग्री से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे, दोनों के बीच का होगा। एक सिंपल पास कोर्स होता है और एक ऑनर्स होता है। सिंपल पास कोर्स में 2 या 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम रहता है। ऑनर्स में मेनली एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पवेड ऑनर्स है, XYZ, तो लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। पीजी करते हैं आप और लेवल बढ़ जाता है। तो क्लियर लिखा गया है कि ग्रेजुएट से ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे, दूसरे शब्दों में ऑनर्स। तो जो ऑनर्स का लेवल है वो लेवल होगा। ऑप्शनल में जो प्रश्न होंगे, जो उनका नेचर होगा। और अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, तो इनके मामले में ग्रेजुएशन लेवल का होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट हैं तो उसमें वो कहते हैं कि थोड़ा सा लेवल हम लो रखेंगे, तो ग्रेजुएशन लेवल होगा। अदरवाइज बाकी ऑप्शनल्स में जो ऑनर्स लेवल है उसको फॉलो करेगा यूपीएससी। यूपी और बिहार में भी कमोबेश रूप में इसी तरह का लेवल हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत, हाँ, यूपीएससी की तुलना में लेवल कम है यूपी और बिहार का, लेकिन यहां से हमें यह जानने में मदद मिल रही है कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, आंसर कैसे लिखेंगे हम, किस लेवल के आंसर लिखेंगे, किस तरह की शब्दावली का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये जो लेवल है यूपीएससी का, ऑप्शनल का, उसकी बात है। आगे बढ़ें। आप सारे लोग लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ऑप्शनल ऑप्ट कर चुके हैं। फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे थोड़ा बहुत भी डाउट है लोक प्रशासन ऑप्शनल को लेके, तो कुछ यहां मैंने ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए उसके कुछ बेस या आधार लिखे हैं। चूंकि आप में से सारे लोग ऐसे हैं जो चूज कर चुके हैं ऑप्शनल, तो इसलिए बहुत डिटेल में इस पे बात नहीं करूंगा आपसे, बहुत संक्षेप में बात करके आगे बढ़ जाऊंगा कि अगर किसी को कुछ हो डाउट तो वो डाउट क्लियर हो जाए, या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज किया है तो आपका ये डिसीजन और मजबूत हो जाए, आगे कभी आपको डाउट ना हो, किसी के कहने पे ऐसा नहीं लगे कि अरे हमने कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल बना के कोई गलती तो नहीं कर दी। तो आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का डिसीजन और मजबूत हो, तो उसके लिए कुछ आधार मैंने यहाँ लिखे हैं कि जब भी हम ऑप्शनल चूज करते हैं तो किन बातों को हमें यहाँ ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। जब भी हम कोई ऑप्शनल चूज करते हैं हमें यह ध्यान रखना होता है कि उस विषय विशेष में हमारी रुचि या हमारा इंटरेस्ट कितना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि कोई और दूसरा विषय पढ़ने का मन ही नहीं करे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो लोक प्रशासक ही बनना है, और लोक प्रशासन जैसा नाम है, हम वही सारी चीजें पढ़ते हैं जो आपको करना है, जो दूसरे लोक प्रशासक कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट ना आने का कोई रीजन ही नहीं होता है।
हाँ, देखना होता है हमें। कई बार इंटरेस्ट पढ़ने पढ़ाने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बोरिंग हो जाते हैं अगर टीचर अच्छा नहीं हो, अगर किताब अच्छी नहीं मिले, पढ़ने पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं होता। और बोरिंग सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए उन्हें। सिलेबस एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार होता है किसी ऑप्शनल के चूज करने के पीछे। हम जो भी ऑप्शनल चूज कर रहे हैं आज के समय में समझदारी यही है कि जितना छोटा सिलेबस हो उतना बेटर है। हमारा सब्जेक्ट आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है इस चीज के लिए। 3-4 पब्लिक एडमिशन मिलाएंगे तब एक हिस्ट्री बनेगा। हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस होता है। लगभग वही स्थिति ज्योग्राफी की है, हिंदी लिटरेचर की वही स्थिति है। पब्लिक एडमिशन का बहुत छोटा सिलेबस है कंपैरेटिवली। पॉल साइंस देखें लगभग वही स्थिति है। 3-4 लोग प्रशासन मिलते हैं तो एक पॉलिटिकल साइंस तैयार होता है। मल्टीपर्पस बहुउपयोगी सब्जेक्ट कितना है या नहीं है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। आगे हम चर्चा करेंगे आपसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा शुरुआत में मैंने बताया भी आपको कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ऐसे भी तैयार हो जाएगा, एथिक्स भी, गवर्नेंस भी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट के काफ़ी बड़े पार्ट की तैयारी हम यहाँ से कर पाएंगे। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े पार्ट की तैयारी हो जाएगी यहाँ से। किसी भी दूसरे ऑप्शनल में, जीएस में, एसए में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और अगर है तो सिलेबस बहुत लेंथी है। पॉलिटिकल साइंस का है काफ़ी कंट्रीब्यूशन जीएस में, लेकिन सिलेबस 3 गुना बड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट का नेचर क्या है? हिस्ट्री सोता हुआ सब्जेक्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ बस रटना है, समझ में आए नहीं आए, फैक्ट इतना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसा नहीं है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से जीएस में आप अपने आप को अपडेट करते हैं, हर रोज क्या नया हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहते हैं, यहाँ हमारे इस सब्जेक्ट के साथ भी वैसे ही है। तो जीएस के साथ तालमेल बिठाने में आपको ज़्यादा मदद मिलती है। जीएस का नेचर भी है कि वो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, और हमारा सब्जेक्ट भी डायनेमिक है, निरंतर परिवर्तनशील है। एक जैसा नेचर होने से हमें बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या एक लोक प्रशासक को भी डायनेमिक नेचर का होना जरूरी होता है। वो काम भी हो जाता है यहाँ से हमारा। कहा जाता है कि लोक प्रशासक में उदार जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब सीखने जानने की इच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो एक सफल प्रशासक का एक बहुत जरूरी गुण माना गया है जिज्ञासु प्रवृत्ति। अपने आप को अप टू डेट रखें, आप समय परिस्थिति के साथ अपने आप को बदल पाएं आप। लोक प्रशासन का नेचर वैसा है, धीरे धीरे ये हमें उस तरीके से ढाल देता है, बना देता है। और देखें आप तो फ्यूचर एस्पेक्ट, भविष्य की स्थिति। भविष्य की स्थिति इन द सेंस कि जैसा मैंने बताया कि अब देखें आप तो आईएएस, यूपी, बिहार मेनली यही जहां ऑप्शनल हैं, बाकी जगह ऑप्शनल हटा दिए गए। लेकिन आप देखिए कि जब बाकी जगह ऑप्शनल हटाए गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीएस में कंपलसरी कर दिया गया। 1% हम माने कभी 2-5 साल 10 साल बाद ऐसा हो कि यूपीएससी या यूपी बिहार में भी ऑप्शनल हट जाएं तो कम से कम हम सेफ साइड हैं। खैर भगवान नहीं करे कि 10 साल तक आपको रहना पड़े यहाँ तैयारी में, बस इसी 1-2 साल में हो जाए जो भी होना है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी बच्चे हैं, 20-21 साल की एज में, 22 साल में अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि उनका भी 1 ही साल में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर की सोच लेने में कोई बुराई नहीं है।
तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आज भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की उठापटक चेंज हो तब भी उतना ही सेफ है, क्योंकि कुछ भी हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन तो सबको पढ़ना और जानना जरूरी है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सबको पता होना ही चाहिए। तो ये लोक प्रशासन के महत्व से जुड़ी बातें भी हैं, और प्लस एक सब्जेक्ट को कैसे आपको ऑप्ट करना चाहिए, ऑप्शनल चूज करने के बेस क्या हो, वहां जुड़ी बातें भी है। थोड़ा सा ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखते हैं हम, किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं एग्जाम में। अब इस बार देखिए आप टॉपर पब्लिक एडमिशन, तो भाई अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड है ये हमारे लिए, अच्छा सूचक है कि भाई पब्लिक एडमिशन से लोग टॉप कर रहे हैं, तो ट्रेंड है अभी पबैट के फेवर में। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना होता है। यूपी में, बिहार में वही स्थिति की, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको पब्लिक एडमिशन वाला मिलता है। यूपी में जब से डिफेंस और सोशल वर्क को हटा दिया गया और ज़्यादा रोल बढ़ गया है। बिहार में आप देखें कि 47-48% के आसपास रिजल्ट तो पब्लिक एडमिशन से ही होते हैं। तो ट्रेंड्स हमें देखने होते हैं। और आगे बढ़ें, कुछ और आधार होते हैं विषय चयन के। होम स्टेट और अदर स्टेट सर्विस। होम स्टेट जनरली हर आदमी देता है, देना चाहिए। आप में से जो लोग बिहार के हैं, जो लोग यूपी के हैं, या उसके अलावा एमपी, राजस्थान या किसी और स्टेट के हैं, तो अब यूपी बिहार में ऑप्शनल हैं, तो हमें आईएएस के साथ साथ होम स्टेट भी देना है, अदर स्टेट भी देना है। आजकल देखिए आप यूपी पीसीएस में, आज सुबह ही एक आदमी आके बता रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ के स्टूडेंट थे पबैट के, अब जब मार्कशीट आएगी तो पता लगेगा कि कितने नंबर मिले हैं। इंटरव्यू दिया था, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने बताया कि सर 537 सीट थी इस बार, जो 2018 का रिजल्ट आया है उसमें लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो यूपी के बाहर के लोग हैं, यूपी पास हुए हैं इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। बिहार में एमपी का बच्चा जाके टॉप कर जाता है, यूपी में हरियाणा के बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम यही मानते थे भाई कि होम स्टेट भाई हमारे लिए एक सेफ साइड होता है, लेकिन अब जब से ये लगभग एक जैसे पैटर्न हो रहे हैं, यूपीएससी वाले पैटर्न, तो अब अदर स्टेट वाले भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। हमें उन सबको भी ध्यान रखना होता है कि हमें आईएएस के साथ साथ किन किन स्टेट्स के एग्ज़ाम देने हैं, वहाँ किस ऑप्शनल की क्या स्थिति है। मेनली यूपी बिहार तो बेस्ट ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और देखें आप, तो आप एक कहीं ना कहीं फिर ये भी एक महत्वपूर्ण आधार होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। अक्सर आप देखें कि आप लोग सबसे पहला मापदंड ये मानते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, और मैं कितने बाद में उसकी बात कर रहा हूँ एकेडमिक बैकग्राउंड की। यूपीएससी ने कहा है कि जो एग्ज़ाम होगा, ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस होंगे, उनका जो लेवल होगा वो ऑनर्स लेवल का होगा। लेकिन वास्तव में हम लोगों के देश का एजुकेशनल सिस्टम आप देखें कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्थिति क्या है, कितनी गंभीरता से पढ़ाई होती है, चाहे वो पढ़ाने वाले हों चाहे वो पढ़ने वाले हों। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का बस इतना ही मतलब होता है कि आप ग्रेजुएट हैं, एक डिग्री आपके पास है, अदरवाइज और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। वहाँ 3 साल में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, 5 महीने में वो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। स्वाभाविक सी बात है, कुछ अप्रोच भी चेंज होगी। तो इसलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक लेवल के बाद बहुत महत्व नहीं होता है यहाँ परीक्षा में। तो अगर आप में से हो सकता कुछ लोग ऐसे हों जिनके मन में ये डाउट होता है, चूंकि अक्सर, कि सर हमने इसके पहले पब्लिक एडमिशन कभी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे कर पाएंगे,
ये है एक समस्या। और पब्लिक एडमिशन में विशेष रूप से ये समस्या है क्योंकि अभी भी ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेवल पे उतना पॉपुलर नहीं है। तो हमारे सब्जेक्ट में तो लगभग लोग ऐसे ही होते हैं जिन्होंने इसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है। तो कई लोगों के मन में यह डाउट होता है कि हमने इसके पहले नहीं पढ़ा तो कैसे कर पाएंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर नहीं पढ़ा तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ज्यादा अच्छा इसलिए कर पाएंगे कि अभी आप एकदम खाली हैं सब्जेक्ट को लेकर। तो जैसा हम बताएंगे आप उसके अकॉर्डिंग बस वैसा करेंगे और वही जरूरत है। अगर पीछे से कुछ आप पढ़ के आए हैं, दिमाग में पहले से कुछ आपके डेटा कलेक्ट करके रखा है, तो हमें पहले उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत क्वालिटी का आपने कलेक्ट करके नहीं रखा है। और उसका कारण वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है जो अब तक चली आ रही है, पढ़ाई परीक्षा पद्धति। 20 क्वेश्चन रट के जाना है, 10 फंस जाने उसमें, कोई भी गाइड बुक पढ़ के और 60-65% नंबर मिल जाने। आप देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड का महत्व। 53% नंबर है, इंडिया टॉप कर गए हैं, टॉपर यूपीएससी में। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 53% नंबर मतलब सेकंड डिवीजन कहलाते हैं हम लोग। 53% मार्क्स में आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी नहीं दे सकते, जनरल कैटेगरी के हैं तो। कम से कम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं पीजी में। और यहां इंडिया टॉप कर गया है आदमी यूपीएससी में 53% में, उससे भी थोड़ा कमी है, 53 भी पूरे नहीं है। मतलब वहां की पढ़ाई और यहां की पढ़ाई, वहां का एग्जाम पैटर्न और यहां का एग्जाम पैटर्न, आप देखिए कि कितना अंतर है दोनों में। वहां आप 70-80% नंबर लाए होंगे और यहां प्री पास नहीं कर पाते। और वहां के 40-50% वाला यहां टॉप कर जाए। वहां टॉप का मतलब क्या है? नीट वगैरह में आप देखिए 100% आयल, 720 में से 720। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट देखें, 100 में से 100%, तब जाके ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहे हैं लोगों के। और यहां 53% में 138 करोड़ की आबादी में इंडिया टॉप कर जाता है आदमी यूपीएससी में। सोच के देखें आप अंतर। तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का बस इतना ही यहां मतलब है कि आप ग्रेजुएट हैं, वो एक डिग्री है। बाकी यहां हम नए सिरे से ही चीजें पढ़ते हैं सारी। तो अगर उस तरह का मन में कोई डाउट हो तो एकदम निकाल दें कि पहले नहीं पढ़ा तो क्या। आप पहले नहीं पढ़ा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां बस आप हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसा हम कहेंगे वो करेंगे और वही चाहिए हमें। बाकी कुछ और होता है कि वही गाइडेंस उपलब्ध है या नहीं है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है स्कोर कितना मिल रहा है। तो ये कुछ और चीजें हैं जिनको भी हम ध्यान में रख लेते हैं। आप में से चूंकि मैंने कहा सारे लोग ऐसे हैं जो पबेड ऑलरेडी कंफर्म है कि पबेड ही पढ़ना है, तो ये बातें नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जानकारी तो होनी चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर। हम अपने सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, ओवरऑल बातें भी जरूरी थी चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सेक्शन की, नए सब्जेक्ट की। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर पढ़ना ही हमें पूरे 5 महीने। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, ये कुछ बातें हमें फिर यहां जानना जरूरी होंगी। सबसे पहली बात आप देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनामिक सब्जेक्ट या गतिशील विषय है। डायनामिक सब्जेक्ट या गतिशील विषय मतलब जो समय और परिस्थिति
स्थिति के साथ अपने आप को चेंज करे और अप टू डेट करे। सारे विषयों की ऐसी नेचर नहीं होता है। हिस्ट्री जो एक बार हो गया 100, 200, 500 साल पहले हो गया, उसमें क्या बदलेंगे आप? प्लासी की लड़ाई आज आप सोचें तो वो तो नहीं बदल पाएगी। वो तो जो है सो है, बस उसको पढ़ना है, याद कर लेना है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आज है वो कल रहेगा जरूरी नहीं है, जो कल है वो परसों रहेगा जरूरी नहीं है। जितने टॉपिक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, आरटीआई हो, सिटीजन चार्टर हो, ई गवर्नेंस हो, समय के साथ साथ उनमें कई नई चीजें जुड़ती हैं। ई गवर्नेंस की ही बात करें, हर रोज आप देखिए सरकार नए नए ऐप लेके आ रही है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो सर्विस डिलीवरी कर सके, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सिटीजन्स ओरिएंटेड बना सके, नागरिक केंद्रित बना सके। नए नए ऐप, नई नई सुविधाएं लेके आ रही है सरकार। 10 दिन पहले हम देखें तो कुछ और चीजें थी और 10 दिन बाद देखें तो लगता है अरे ये तो 3 और नई चीजें इसमें जुड़ गई, ऐड हो गई। तो जैसा हमने कहा कि जीएस डायनेमिक है, हर रोज उसमें कुछ नया होता है। भारत चाइना के बीच में कल स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, पता लगा कि चेंज हो गया। तो हर रोज हमें जानना पड़ता है, अवेयर रहना होता है, अपने आप को अप टू डेट करना होता है। यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें ऐसा करना है। तो इसीलिए आप देखिए कि हम आपको मंथली मैगजीन भी दे रहे हैं ग्रुप में। कई सारी मैगजीन्स का कलेक्शन जो हमारे विषय से जुड़े हुए करंट डेवलपमेंट है। हम आपको कई न्यूज़पेपर का भी पूरा महीने भर का कलेक्शन दे रहे हैं जो हमारे विषय से जुड़े हुए करंट डेवलपमेंट हैं। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी तरफ से भी ये काम कीजिए। आप इंग्लिश में बेहतर हैं तो आप इंग्लिश के भी न्यूज़पेपर कर सकते हैं, हिंदू कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम भी धीरे धीरे उन्हें भी ऐड करना शुरू करेंगे। अभी हमारा फोकस था कि चूंकि हिंदी मीडियम के हम लोग हैं तो उस पर फोकस कर लें, लेकिन धीरे धीरे हम उनको भी ऐड करना शुरू करेंगे। इंग्लिश के भी कुछ सोर्स और अपेक्षा करेंगे कि उतनी इंग्लिश भी आपको आती हो जो कि जरूरी है आज जानना हमारे लिए। उसी से जुड़ा हुआ है दूसरा पॉइंट कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है रिलेटेड विद डे टू डे लाइफ या दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित है। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी मंदिर खोलने को लेके। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम वो पूरा जो इशू है उसे खूब अच्छे तरीके से जान समझ लें और फिर उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ हमें पता होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों के ऊपर मेंस में हमें एक प्रश्न मिल जाए। अब यहां आप देखिए कि जीएस में भी प्रश्न मिल जाएगा हमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रिलेशंस के ऊपर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रश्न मिल जाएगा हमें इनके संबंधों के ऊपर। इसी को बस हम कहते हैं कि डायनेमिक भी और डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ भी। यही अवेयरनेस है। ऐसा नहीं हो कि बस जो बेयर एक्ट में या संविधान में लिखी बातें हैं राज्यपाल को लेकर या चीफ मिनिस्टर को लेकर बस उतनी ही हमने पढ़ ली, रट लिया और मान लिया कि हो गया। आजकल क्या घटनाएं घट रही हैं, किस स्टेट में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं।
तो हमें बंगाल को भी जानना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध क्या हैं, हमें महाराष्ट्र को भी जानना है, हमें केरल को भी जानना है, हमें छत्तीसगढ़ को भी जानना है, या राजस्थान को भी हमें देखना जरूरी है। देखिए जीएस में करते हैं आप ये काम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें ये काम करना होता है। तो एक जैसा नेचर है तो इसका हमें फायदा मिलता है, पवेट का फायदा जीएस में मिल जाता है, जीएस का फायदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। और देखेंगे आप तो ये फिर कुछ और बातें लिखी हैं, इंटरेस्टिंग है ही, पीछे बता चुका हूं मैं, अंक अच्छे आ ही रहे हैं लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएस में तो खैर इसका महत्व कितना है, तो फिर आप आगे भी अभी हम बात करेंगे कि जीएस में एसए में कितना उपयोग है इसका। ये बातें भी लगभग मैंने पीछे आपको बताई कि सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, सिलेबस छोटा है, रिवाइज आप आसानी से कर सकते हैं, प्लस जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कुछ इस तरह से आपके पास पावर पॉइंट स्लाइड होंगी, कुछ फ्लो चार्ट होंगे, कभी भी आप 1 से 2 दिन में चाहें तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज कर लीजिए। सारी चीजें आपके टिप्स पे होंगी, उंगलियों पे होंगी सारी बात। और चूंकि डे बाई डे की घटनाओं पे आधारित है तो रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें देख लें और बस दिमाग में बिठा लें। हम आपसे कहें 1757 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, यूट्यूब पे वीडियो बताइए हमें कि कैसे हुई प्लासी की लड़ाई, क्या थी प्लासी की लड़ाई, नहीं बता सकते आप, हम नहीं बता सकते आपको, आप मुझसे जो किताब में लिखा है, जो हम बता रहे हैं, बस आप सुनिए, मान लीजिए, उसे विजुअलाइज करके अगर देख के हम समझना चाहें तो संभव नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऐसा कुछ भी आपसे नहीं कहेंगे कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो भी पढ़ेंगे हम तुरंत आपसे कहेंगे कि YouTube पे डालिए वो टॉपिक और सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि हमारे आस पड़ोस चारों तरफ वो कैसे हो रहा है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कॉरपोरेट गवर्नेंस हो, XYZ कोई भी टॉपिक, तो हम कहेंगे तुरंत। यही हमने कहा कि हम गूगल यूज करेंगे, देखेंगे। अब हिस्ट्री में है संभव कि हम गूगल में डालें बक्सर का युद्ध, तो उसके हमें वीडियो मिल जाए 10-20 मिनट 1 घंटे के बक्सर के युद्ध की, हम देख लें कि अच्छा पानीपत की लड़ाई। लेकिन पवेट में संभव है कि हम जो भी पढ़ें और यहां बोल दें, लिख दें, तो ढेरों वीडियो भी मिल जाए हमें, और हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है हमें तुरंत पता लग जाए। और ये आप जानते हैं कि 3 घंटे आप कोई स्टोरी पढ़ते सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो कितनी देर तक आप याद रख पाते हैं, और 3 घंटे की एक मूवी देखते हैं तो कितने दिन तक याद रहती है वो आपको। तो हमारा सब्जेक्ट एक तरह से बस वो 3 घंटे की मूवी जैसा सब्जेक्ट है कि एक बार देख लिया आपने तो लंबे समय तक बस भूलना नहीं है। उसके नेचर को, उसकी आत्मा को आपने बस पढ़ लिया, समझ लिया, तो हो गया काम हमारा। तो ये कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर से जुड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात, शुरुआत मैंने यहां से की थी, थोड़ा सा और बातें जो आपको जाननी चाहिए, जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे ही कहा कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे एग्जाम में, वो अगर हमें पता होगा तो हमारे कामों में उतनी गंभीरता होगी, उतना समर्पण होगा। और महत्व पता नहीं होगा तो हो सकता कि हम उसे इग्नोर करने लगें, उसकी उपेक्षा करने लगें। हमेशा से मैं कहता हूं, आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं
तो 1750 अंक में से हम रफली अगर बात की जाए तो 1250 नंबर की तैयारी करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसे, अभी तो शुरू में मैंने आपको बताया कि 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, यहां मैं कह रहा हूं कि 1250 1250। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने साथ में यह भी कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम पढ़ लेंगे तो 250 नंबर का ऐसे तैयार हो जाएगा हमारा। तो जोड़िए आप उसमें 500 का ऑप्शनल है, 250 का ऐसे है, कोई अलग से तैयारी नहीं करनी ऐसे की। 250 में से आपको नंबर आएंगे 140 बिना किसी तैयारी के, और जिनका पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल नहीं है उन्हें आएंगे 100, जिसके लिए 2 महीना तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा। उठाइए पिछले 10 साल के पेपर, हमेशा आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे ऐसे में जो कि लोक प्रशासन विषय से जुड़े हुए टॉपिक, कई बार तो ऐसे टॉपिक जो हम भी नहीं सोचते कि ये निबंध में पूछे जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निबंध पूछा गया है, संगठन के नियम हम पढ़ेंगे, सत्ता उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, उससे निबंध पूछा गया है। तो प्योर पवेट के टॉपिक तक निबंध में पूछे जाते हैं ऐसे में। उसके अलावा आप देखें तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इनके 100% नहीं लेकिन काफी सेक्शन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम तैयार करते हैं। इवन जीएस इकोनॉमी वगैरह में भी आप देखें बहुत सारे टॉपिक जो हम यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारी चीजें जो एथिक्स में आप देख रहे हैं कि फिलॉसफी भी होती है, साइकोलॉजी भी होती है, और मेनली पवेड होता है उसमें। तो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी हम पूरी एक यूनिट पढ़ते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बात को दूसरे शब्दों में कहूं, आखिर मैंने कहा कि जीएस के 4 में से 2 से ज्यादा पेपर में पढ़ाता हूं, तो इसीलिए तो पढ़ाता हूं कि वो चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज। सब अगर ये मिला दें तो जो मैंने कहा कि 1250 1250 नंबर की हम तैयारी करते हैं, 500 नंबर का ऑप्शनल, 250 का ऐसे, तो 750, और लगभग 500 नंबर वही 2 पेपर जीएस। तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। प्रीलिम्स में इस बार देखिए 18 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए पीछे, यूट्यूब अगर वीडियो आपने देखा होगा, जो पॉलिटी या गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रश्न थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 18 प्रश्न यहां पवेट से तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई प्रश्न मेंस में तो सामने बता ही रहा हूं मैं आपको कि कितना बड़ा सेक्शन हम कवर करते हैं ऑप्शनल से। इंटरव्यू में कितनी बड़ी भूमिका है।
पिछले 2 महीने 3 महीने से मैं केवल इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ। बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू, राजस्थान के मॉक इंटरव्यू, यूपी पीसीएस के मॉक इंटरव्यू, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू। बीपीएससी के कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों के मॉक इंटरव्यू लिए हैं मैंने पिछले 3 महीने में। राजस्थान के अभी रोज आपके पहले 4 से 6 अभी हम मॉक करते हैं, कम से कम नहीं तो 200-300 लोगों के राजस्थान के अब तक हम मॉक इंटरव्यू कर चुके हैं। उसी तरह से यूपीएससी, यूपी पीसीएस, तो इसीलिए तो कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है। मतलब वास्तव में कहा जाए तो जहां भी मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, किसी और कोचिंग में भी मॉक इंटरव्यू का जो पैनल है 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उसमें एक मेरी अनिवार्य जरूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार की। तो ये रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर जगह। अब आप भी वही पढ़ने जा रहे हैं तो आपको भी ये सारे फायदे मिलने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद। तो जब फायदे इतने सारे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन का लेवल भी हमें उतना ही चाहिए है। मैं बस ये यहां बताना चाह रहा हूं कि हम इस 1.5 घंटे 2 घंटे में 500 के लिए तैयारी नहीं करेंगे। हम यहाँ इस 1.5 घंटे 2 घंटे में 1200 के लिए तैयारी करेंगे, मेंस, उसके अलावा प्रीलिम्स, उसके अलावा इंटरव्यू। स्टेट सिविल सर्विस, सीसेट में भी आप देखें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह बहुत सारी चीजें। स्टेट सर्विस तो मैंने पीछे भी बताया आपको कि जहां ऑप्शनल नहीं है वहां लोक प्रशासन को जीएस में कंपलसरी कर दिया गया है। और प्लस और देखें तो परीक्षा पास कर जाएंगे तो जीवन भर यही करना है जो यहां हमें पढ़ना है। तो आज के साथ साथ आप अपने आगे आने वाले कल की भी तैयारी कर रहे हैं यहां इस सब्जेक्ट को पढ़ के। आप कह रहे सर इतने दूर की कौन सोचता है, पहले प्री तो पास हो जाए, पहले मेंस तो पास हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा दूर की सोचने में बुराई क्या है। जितना यहां से जानकारी रहेगी, जितना अपने आप को तैयार किए रहेंगे आगे, उतनी ही मदद मिलेगी आपको। आजकल तो देखिए आप रात में 2 बजे कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से शव को जला दिया हाथरस में। एसपी साहब का तुरंत निलंबन हो जाता है, कलेक्टर साहब के ऊपर भी कोर्ट कहता है कि जांच करवाई जाए। तो अगर ठीक है ट्रेनिंग में सब चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन पहले से भी जानकारियां रहे तो बुराई तो नहीं है कोई उसमें, अच्छा ही है जितना प्रशासन की जानकारी हमें पहले से रहे। प्रशासन क्या करता है, कैसे करता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर पहले से भी पता है तो अच्छा ही तो है, इसमें बुरा तो कुछ नहीं है। तो ये महत्व है हमारे सब्जेक्ट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का। रोकूंगा आज मैं यहां, पहला दिन है। वैसे भी लगभग 1 घंटा 15 मिनट हम लोग बात कर चुके हैं। सो मैंने कहा कि जरूरत के अकॉर्डिंग हम समय कम ज़्यादा करते रहेंगे। एक स्टैंडर्ड समय 1.5 घंटे का लेके चलेंगे। लेकिन अब पहला दिन है तो पहले दिन से ही 1.5 घंटा 2 घंटा भी करना ठीक नहीं है। आप भी थोड़ा सा धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएं 2-4-10 दिन में, तो तब फिर धीरे धीरे स्टेमिना आपका बनता जाए तो बढ़ता जाए फिर। तो आज रोकेंगे यहीं। अब आप में से किसी को कुछ भी पूछना है, अब तक जो हमने बातें की हैं, तो अपना आप ऑडियो ऑन करें, पूछ सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल बंसी, हाँ, या और जो लोग भी जो पूछना चाहें एक एक करके पूछें। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं नेट की भी चर्चा कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं नेट की भी बात कर लूँगा आपसे इसी बीच में। ओके, उस दिन आपने कहा था मेरे दिमाग से निकल गया, अदरवाइज मैंने जोड़ दिया होता स्लाइड में। कोई नहीं, मैं नेट की भी चर्चा कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। और कुछ? ठीक है, बाकी लोग कुछ और पूछना चाहते हैं? बाकी लोगों के मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, सबको क्लियर है? ओके, चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास बंद कर रहे हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे 6:30। सो आगे बढ़ाएंगे, अभी स्ट्रेटजी क्लास ही चलेंगी इस पूरे वीक तो, और फिर जैसा मैंने बताया शेड्यूल कि फिर हम उसके बाद सिलेबस पे आएंगे। तो अभी इसी तरह से कुछ जो बेसिक बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जानना जरूरी है, तो उनको हम करेंगे और फिर तब सो कल आगे बढ़ाएंगे। जहां आज रोक रहे हैं यहीं से कल आगे बढ़ाएंगे। सो गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, लीव करें आप लोग। जी हाँ, कल हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए ठीक है।